जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो ये वैसे ही तरह जनरल एंट्री भी हो गई और डिस्पोजल अकाउंट भी इसका बना दिया, जो भी आपको सवाल में जरूरत पड़े वो कर सकेंगे। कोई मसला? अब आपस की बात है, अब हमारा पास पेपर पूरा तैयार है, ठीक है। अब हम उसको बस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और कहीं पे हमने ब्रेक नहीं लगानी। पढ़ के देखते हैं। सवाल है जनाब, अच्छा ऐसा सवाल लेजर्स आप बनवाए मुश्किल है, हाँ जनरल एंट्रीज करवा लेते, इस दफा भी करवा ली इसने। बच्चों को सही सरप्राइज दिया उसने, बच्चे नोट तैयार कर 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 करके गए, तुम जमाई ले लो, और उसने जनरल एंट्रीज मांग ली। जनरल एंट्रीज आप देख रहे हैं, पहले जनरल एंट्रीज करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो बहरहाल सवाल है, सवाल के नंबर हैं 12, पुराना है जरा सवाल, लेकिन एडजस्टमेंट्स, ये ही एडजस्टमेंट्स आपको मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन में भी नजर आएंगे। तो सवाल कभी पुराना या नया नहीं होता, ठीक है ना। सवाल होता है, सवाल जो करवाया था क्लास में वो कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर रहा होता है। कॉन्सेप्ट्स यही रहने, आगे फिगर्स बदलेंगी, अंग्रेजी बदलेगी, कॉन्सेप्ट तो वही होने। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन तो एक्सचेंज की रहनी है, डिस्पोजल की तो डिस्पोजल में एसेट अकाउंट में क्रेडिट होना है, कभी ऐसा नहीं होगा डिस्पोजल में एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, सिंपल डिस्पोजल में कॉन्सेप्ट तो वही रहना है, ठीक है जी। सवाल को जरा पढ़ लें, क्या ख्याल है? मिटा देते हैं जी, वो एजाज भाई हैं, मिटा देते हैं भाई प्लीज। आपको यार रिक्शा करा के आना पड़ता है, आई नो, बट चलें कोई नहीं। आप मोबाइल यूज कर रहे थे, आए तो मुझे बताना है, मोबाइल यूज कर रहे थे चुपके। अच्छा जी, फॉलोइंग लेजर, वैसे उसकी थोड़ी सी गुंजाइश तो है लेकिन इतनी भी नहीं है ना। फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स पर्टेनिंग टू मशीन्स फॉर द ईयर, किसी को क्लास के अंदर बैठे बच्चे को सवाल आया हो, हाथ खड़ा कर रहा हो, उनको ख्याल ही ना हो, मोबाइल यूज कर रहे थे ना आप। अच्छा मान तो जाते हैं, ये एजाज भाई की खूबसूरती है, कर रहे थे ना यूज, है ना। क्यों ना क्या करो यार, देखो अमानत है आपके पास ये वक्त और मेरे पास, आप भी तो कर रहे होते हैं यूज, है ना। कह दो डस्टर दो, किसने छुपाया हुआ डस्टर? मैंने सर, हमने नहीं छुपाया हुआ था ना, आपस में ही, ठीक है। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स लेजर्स बनाने, ठीक है, पर्टेनिंग टू मशीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। कॉस्ट यानी एसेट का अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन। अच्छा गेन लॉस ऑन डिस्पोजल उसने लिखा है, तो सिर्फ जनरल एंट्री से भी कर सकते हैं या वैसे भी प्लस माइनस कर सकते हैं। खुदा का खौफ करो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स, तो गेन लॉस के लिए भी लेजर बनाना है। जनरल एंट्री वाले को कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान से पढ़ा करो रिक्वायरमेंट। अब सवाल पढ़ते जाएं और खुश होते जाएं। फॉलोइंग इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ कमरान अकमल एंड उमर अकमल एंड अदनान अकमल। ये भी हुआ करते थे भाई, है ना। अरे बड़े बड़े अच्छे प्लेयर थे वैसे, बस। अच्छा इनके हमारे पुराने यहाँ पे दोस्त बताते हैं कि दोस्त मार्केट में रहते थे ना, एक बाइक होता था इनके, ठीक है। तो एक भाई आता था, दूसरा खड़ा होता था, उससे उतरता था, दूसरा बैठ के उससे चला जाता था। लेकिन एटीट्यूड का प्रॉब्लम, टैलेंट बहुत ज्यादा था। खैर सवाल पे वापस आए। इंग्लिश क्या है यार, इंग्लिश क्या है मतलब? मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या मतलब? नहीं, उर्दू अच्छी ना होना ये बुरी बात है। जिसकी उर्दू अच्छी नहीं है उसको शर्म आनी चाहिए कि हमारी कौमी जबान उर्दू है, ठीक है। फिर पठान है तो उसकी पश्तो अच्छी ना हो, पंजाबी सराइकी उसकी सराइकी अच्छी ना हो, इस पे शर्म होनी चाहिए। अंग्रेजी हमारी को जबान है, ऐसे ही उसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं ये बात नहीं है बेटा, हमारी नहीं है, जिसकी भी है। ये काम खा कॉम्प्लेक्स में ना जाया करो। अभी इंडिया वालों को देखा है, वो अंग्रेजी ऐसे बोल रहे होते हैं, कसम से बंदा कहता है यार ये क्या, लेकिन देखो बेहतरीन बोलते हैं, जैसे उनको आती है वैसे ही बोलते हैं। हर जगह में वही बैठे हैं, आप लोग तो इधर ही बैठे हैं। फॉलोइंग नो मेजर इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ अकमल ब्रदर्स। इस कॉम्प्लेक्स से निकल आए, बस कर दें। बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सीखे जरूर, अच्छी बात है, लेकिन मरे जा रहे हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है जी, रकम जनवरी 17 पर, 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग निकालना है हमने, ठीक है। और ये कॉस्ट और ये एक्यूमुलेटेड ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में दी हो सकती है, ठीक है। A machine acquired on यकम जनवरी 14 having net book value of इतने on यकम जनवरी 17 was sold on 30 अप्रैल 17। आ गया वो मसला। गिवन क्या है? बुक वैल्यू। अब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? किसने कहा कॉस्ट पे बन रहा है? हाँ, अगर आपकी एक्यूमुलेशन अलग नजर आ रही हो, डे 1 से एक बात बताई जाती है ना, एंड पे जाके वो बड़े बड़े सवालों में कोई बातें इस्तेमाल हो जाती है। छोटी छोटी बातें होती है, बड़े बड़े सवालों में इस्तेमाल होती है। बड़े सवाल कहां से बनते हैं यार? पेपर के सवाल कहां से बनते हैं? इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनते हैं जिनके आप हफ्ता छुट्टी करके आ जाते हैं जिसमें, है जी। तो एक्यूमुलेशन अलग नजर आए तो इसका मतलब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट, ठीक है। अगर कॉस्ट पे बन रहा है तो डिस्पोजल की भी कॉस्ट चाहिए कॉस्ट चाहिए, और वो अवेलेबल। लेकिन कल से यही तो सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ना, कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब जब मर्जी जहां मर्जी लेकर जाए आपको इस एडजस्टमेंट में, आप उसको पकड़ सकेंगे। थोड़ा बहुत तो फिर प्लस माइनस देखना पड़ता है ना आपको जी। अब बुक वैल्यू गिवन है और साथ ही डेट ऑफ परचेज भी गिवन। डेट ऑफ परचेज ये देखो, एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी, ये क्या है? डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज भी है, ठीक है। और उसके बाद बुक वैल्यू भी है, ठीक है। तो बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज गिवन तो कॉस्ट निकल सकती है, ठीक है। हाँ जी, आपके फेवरेट काम भी हुआ पड़ा यहाँ पे, चलो देख लो, अब तो समझा दिया है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी है, कॉस्ट ऑफ, मैं ये बात यही सिखा देता इसी एग्जांपल में, पर इसका मसला ये है कि यहाँ पर तो ऐसा हुआ है कि गेन था, गेन ही रहा। या मैं इस सवाल को बदल दूं ना और लॉस बना दूं तो लॉस है और लॉस बढ़ा है, ये सिचुएशन बनेगी। लेकिन जो हमारा ये सवाल है ना, इसके अंदर सिचुएशन ऐसी थी कि वैसे निकल रहा था गेन, लेकिन जब डिस्पोजल कॉस्ट को इनकर मतलब कंसीडर किया तो वो बन गया लॉस। इसलिए मैंने यहां से इसको समझाया नहीं, समझा उधर से आया हूं। अब आपके पास सिर्फ एक जुमले के अंदर सारी कहानी मौजूद है। वैसे यहां पर लिखवाना चाहिए था ना, इस पेज के एंड में, अगले पेज के स्टार्ट में लिखवा दिया, सॉरी। चलें बहरहाल, तो हमारे पास तो अब इसका हल है एक जुमला। अगर डिस्पोजल कॉस्ट नजर आए तो सेल प्रोसीड में से नेट करेंगे और बाकी जर्नल एंट्री जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बस ये काम एंड पे जाके ये बिल्कुल सब कुछ कर लोगे। कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, उसमें से लंबी वर्किंग करके एक्यूमुलेशन डेबिट करोगे, कॉस्ट क्रेडिट करोगे। जब कैश डेबिट करने की बारी आएगी ना, तो ये सोल्ड फॉर 34,
और इसको नेट कर दोगे, ठीक है ना। इन दोनों को नेट करके एंड में बस कैश में लिख लेंगे डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट को मसला है, मसला होता कल से लगे हुए हैं, अब मसला कहां रहा। आगे बढ़ो। ऑन यकम जुलाई 17 हमारे साल के आइन दरमियान अ मशीन हैविंग योर चेंज इन एस्टीमेट भी करवाना है। 15 मिनट में ये सवाल करना है, ठीक है। हाँ बस बहुत है, बहुत सीख लिया इसको। देखो अभी आप ये सवाल एडजस्टमेंट पढ़ोगे आपको ये ऐसे करना जरूर है, पहले सुनते लो। ऑन यकम जुलाई 17 अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40 ऑन दैट डेट वाज एक्सचेंज फॉर अ, नाउ दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। अल्लाह करे अब देखते हैं आगे उल्टी सुल्टी कहानी ना हो, सीधा सीधा सवाल हो। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मिले तो हमें यही चाहिए होती है, ठीक है ना। अच्छा तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड आ गई और उसके बाद आगे क्या कहता है, द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू चेक ऑफ, जिसको हम कह रहे थे कैश पेड, तो ठीक है कैश की बजाय बैंक आ जाएगा, और क्या है तो कैश पेड थ्रू बैंक है, थ्रू चेक है, ठीक है। द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं, वो जो उसके ऊपर लिखी होती है, किसी चीज को आप दुकान में जाए तो किसी चीज के ऊपर जो उसके टैग लगा होता है उसकी लिस्ट प्राइस है, और नॉर्मली वो फेयर वैल्यू ही होती है। परचेज प्राइस वो हो ना हो सकता है हमें डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है हम दुकानदार के पास हम कहें यार दोस्तों यार तुम मेरे मोहल्लेदार हो, तुम्हारे पास मैं आया हूं, तुम लिस्ट प्राइस 100 वाली चीज 100 की दोगे, चलो यार 90 की दे देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में मिल जाता है। बट फेयर वैल्यू नॉर्मली होती है लिस्ट प्राइस ही फेयर वैल्यू, नॉर्मली लिस्ट प्राइस फेयर वैल्यू होती है। इसका मतलब लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज, तो ये क्या है, ये फेयर वैल्यू ऑफ न्याऊ है, न्याऊ फेयर वैल्यू ऑफ न्याऊ। अब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ न्याऊ भी गिवन, तो कौन सी फेयर वैल्यू आप पसंद फरमाएंगे। लेकिन साथ में आपको, तो अब इधर देखो 40,000 जमा 80,000, आपको ये एसेट नया कितने में पड़ा, ये कॉस्ट ऑफ न्यू निकला है, क्या ख्याल है, समझ आती है बात की, ये दोनों चीजें। तो आपको 100 बहुत टुट गया जी, नजर ही ना आए सफे से, तो 120, ठीक है जी। हालांकि नई की फेयर वैल्यू क्या नजर आ रही, 130, तो हमें से क्या, तो जरूरी नहीं है कल वाली एग्जांपल की तरह से हमें जब वो नुकसान ही पहुंच रहा हो कि मतलब नई मशीन जो है उसकी फेयर वैल्यू 80 रुपए और हमें वो 90-100 की पड़ रही हो, जरूरी नहीं है, दोनों तरफ जा सकती है बात। आज 130 वाली हम 120 में पड़ गई, ठीक है, हो सकता है हमारी बार्गेनिंग पावर मजबूत हो यहाँ पे। बहरहाल जो भी है ये फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड यूज करेंगे। और इधर देखें ऐसे, इसको क्या करेंगे, इग्नोर। अब देख लें कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया था सवाल में ऐसे। और ये एडजस्टमेंट भी काफी फेवरेट आइटम, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आए तो ये काम वो पता नहीं इसको क्या पसंद बहुत है, लाजमी करता है, ठीक है। द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65, चलो इसकी शुक्र है कॉस्ट गिवन है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, वर्किंग है। बस मसला है 0.4, मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 15% यूजिंग, तो ये थोड़ी सी वर्किंग्स के अंदर जो है ना वो डिटेल्ड काम काफी करने पड़ने हैं, उसके अलावा इस सवाल में कोई मसला नहीं, ठीक है। इस सवाल वाज अ पीस ऑफ केक। क्या आपको मसला है, सवाल करना है, और करना कितने मिनट में, 12 मिनट में, शुरू हो जाओ। पास पेपर नंबर 9 है, पेज नंबर रेफर कर दो जरा मुझे, 200 जंप लगा गए हैं, जंप लगा गए, ये 19 पे शुरू हो रहा है ना, तो 19 लिख दें। अच्छा जी बेटा, क्या क्वेश्चन आपका, क्या क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने लगे जहां जी, सवाल कहां से आ रहे हैं। हाँ बेसिकली उसने कहा ये वाले लेजर्स बनाओ मशीन की रिलेटेड, मशीन का कॉस्ट अकाउंट यानी एसेट अकाउंट, मैंने इसलिए बोला था, मशीन का नीचे ऊपर हेडिंग है ना वो सबके साथ चल रही है। लेजर्स बनाओ मशीन के लिए, कौन कौन से, उसकी कॉस्ट का, उसकी कंडक्शन का और उसके डिस्पोजल का। तो वो कॉस्ट किस लेजर में होती है, एसेट अकाउंट में पड़ी होती है ना, कंडक्शन अकाउंट अलग पड़ा होता है, ठीक है। तो एसेट अकाउंट, एसेट नहीं मशीन अकाउंट लिखना, नाम लिखा हुआ है। सवाल 1000 में करना पसंद करेंगे ना, हाँ हाँ बस पे 3 हो गया, सवाल तो हम 1000 में किया करते हैं, बस कुछ ऐसी आदत हमें पड़ी है ना जी। 1 साल का है 2 साल का है, मखाइन्स अकाउंट एट कॉस्ट बनेगा क्योंकि एक्यूमुलेशन अलग नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये जगह छोड़ देते हैं अपने दोस्तों के लिए, 2 दोस्त हैं आज हमारे पास, और उसके बाद यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। डिस्पोजल दो आदत डिस्पोजल हैं हमारे आज, एक सादे वाला और एक तिलों वाला, मतलब एक सिंपल डिस्पोजल और दूसरा डिस्पोजल एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। ऐसे कोई बात चला जाए, आप जाने देते हो कोई आया या गया है, पकड़ लिया करो उसे, रुको उसको देखो सर को जरा मुड़ने तो फिर जाना, ऐसे ही निकल जाते हैं मुंह उठा के। रुपीज इन, मुंह तो कम से कम यहाँ रख के जाए, मतलब क्लास चल रही होती है, चलो मुंह तो बैठा हो इधर, रुपीज इन, तो इसी जगह और इसके लिए ठीक है जी। यहाँ अपनी मशहूर जमाना वर्किंग शुरू करें जी। सबसे पहले सबसे आगे सबसे ऊपर पिक ऊपर मुफ्त के नंबर लें। यकम जनवरी, ये शुक्र है जनवरी वाला साल है, जुलाई वाला होता तो आधी हवा वहां निकल जाती है गलतियां। और यकम जनवरी 2017 पे 800 और 333, तो यकम जनवरी 2017 ब्रॉड डाउन 800,000 और यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 333।
नेक्स्ट, अब कौन सी एडजस्टमेंट पहले पसंद करेंगे करना? दूसरी पहले कर दें। आप तो आती है, आपको सारी डिस्कशन आपने कर ली है। तो डिस्पोजल है सिंपल, स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना होता है एसेट की कॉस्ट से, वही तो है नहीं, तो शुरू कर दें काम। फिर वर्किंग नंबर 1 हमने क्या निकालना जी? कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। जी अज्यूम करें कॉस्ट इज 100, ठीक है। ये बेसिकली परसेंट है पर हम लिखते नहीं है परसेंट, ठीक है ना। अब किस दिन खरीदा था इसको? कितने लिखा है? मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 14, ठीक है, और उसकी कॉस्ट नहीं है, ठीक है, तो 100 रुपया। और चलो 1 जनवरी 2014 पर हमने इसको खरीदा था जी 100 रुपए का। उसके बाद इसका पहला ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर। डेप्रीसिएशन के लिए 100 इंटू रेट 15% है जी, पूरा साल। चलो ये भी अच्छी बात हो गई जी, 15 85। अच्छा अब यही था ना निकल गया था जो बताए बगैर। चलो वापस आ गया तो कोई बात। सुबह का 5 मिनट का भूला, फिर वापस आ जाए ना 5 मिनट बाद, भूला नहीं कहते, भोला कहते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारा साल 17 है, तो इसलिए 15 में पूरा आने दो इसको, आन दो। डेप्रीसिएशन 85 इंटू 15 क्या आंसर है? 12.8 कर दो यार, कुछ नहीं होता। दलेरी इसी को कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मार्क्स इसके मिल चुके हैं आपको जी। थोड़ा और दलेरी अगर आप दिखाएं मुझे ज्यादा दें तो मैं इसको 13 भी लिख दूं। अच्छा नहीं कहते अभी नहीं, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह थोड़ी सी और हिम्मत पड़ती जी। 72.2 इंटू 15% जी 10.8। बुक वैल्यू 61.4। ये जनाब आ गई 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू, जिसको हम 1 जनवरी 17 की भी बुक वैल्यू कहते हैं, जो कि हमें चाहिए थी। चेक करो आज डिस्पोजल डेट की बुक वैल्यू नहीं गिवन, ये भी पिछले सवाल में तैयारी करा रहा था गैर महसूस तरीके से, ठीक है ना। आज हमें सवाल में जिस दिन की बुक वैल्यू दी हुई है ना, उस दिन तक की बुक वैल्यू अपनी अज्यूम्ड एसेट की निकालो, ठीक है ना, सही है। तो हमें क्या कहना है जी? मशीन जो 1 जनवरी 14 को एक्वायर की थी, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 31.9, ये लिखेंगे ना, ऑन 1 जनवरी 17। तो 1 जनवरी 17 पर बस यहाँ पे रोक दो, गाड़ी को यहाँ पे रोक दो। रुपीज वाला काम अब यहाँ पे करना पड़ेगा। इधर देखो सारे देखो, ये 31, ये मसला है, कंफ्यूज तो नहीं करोगे? ये 31,935, ये बेसिकली ये फिगर है 31,935, ये 1000 वाली रुपीज वाली है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मैं 1000 में सवाल कर रहा हूं इसलिए मैं 31.9 लिख रहा हूं। ये ना कहो ये भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये रुपीज इन थाउजेंड है ना सर, ये अब ठीक है। तो 31 बट ठीक है, कोई मसला नहीं होगा राउंड, ठीक है जी। चले आगे। अब इस बुक वैल्यू को यूज करते हुए आपने जी बेटा वो बाद में देखते हैं ना, फिलहाल पहले स्टेप 1 वाला काम। तो मतलब मुझे सबसे पहले अभी फिलहाल क्या चाहिए? सबसे पहला मसला सब मेरा क्या है? मुझे कॉस्ट मिल जाए, फिर अगली बात भी देख लेते हैं, ठीक है जी। तो कॉस्ट निकालनी है, तो देखें जी 31.9 ये गिवन अमाउंट है, इसकी परसेंटेज से इसको डिवाइड कर दो 61 पॉइंट और मल्टीप्लाई कर दो जो रिक्वायर्ड है उसकी परसेंटेज से जी 52 कर दें जी, कह रहे हैं कर दें 52। अब किताब का सोल्यूशन जो है वो पूरी रुपीस के अंदर होगा, तो कोई नहीं, उसमें थोड़ा फर्क होगा, राउंडिंग का कोई मसला नहीं जी। अच्छा अब वही वाली बात है जी, इनमें से कुछ भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे एक्यूमुलेशन चाहिए डिस्पोजल के दिन तक की। तो डिस्पोजल का दिन क्या है? किस दिन बेचा है हमने इसको? वॉज सोल्ड फॉर इतने ऑन 30 अप्रैल 17। तो अभी इसको 30 अप्रैल 17 पे लेकर आना है, तो 30 अप्रैल 17। अभी तो देखना जरा, अब पागल नहीं है कि पहले इसको डेबिट करें फिर कन्वर्ट करें। बुक वैल्यू अवेलेबल है, इसको पकड़ो 31.9, इसको लगाओ 15%, बस ठीक है, इसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई है। मुझे अब इसको आगे जरूरत नहीं है, बस छोड़ो इसको, नीचे डबल अंडरलाइन कर दी। जान के मैंने लंबी वर्किंग करके यहाँ तक ला रहा हूँ कि बस ठीक है, वो कहानी खत्म हो गई, अब आगे इसको लेकर चल सकते हैं ना हम। डेफिनेशन चाहिए ना हमें, क्या ख्याल है जी? इंटू 4/12 जी 1 पॉइंट। अच्छा अभी ये लड़ाई नहीं खत्म हो रही, वक्त डाला हुआ इन्होंने मुझे जी। रिक्शा चलाना चाहते हैं 30.3। दिस इज book value at the date of disposal, but we don't need this. What we need is accumulated depreciation, so we have to cost minus वो वाला करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अंग्रेजी रिसर्च नहीं लगती, तो accumulation निकालनी है। अंग्रेजी मेरी फंसती है 52 माइनस 30.21 लो जी, ए भी आ गया, दोनों स्टेप्स पूरे, बल्कि ये भी आ गया इंशाल्लाह थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ये गिवन था जो थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे। सवाल तो खत्म है इस एडजस्टमेंट की हद तक, ठीक है। एक मिनट, एक चीज ना भूलना, इसी में है डिस्पोजल कॉस्ट, जिसके बारे में क्या उसूल रखा हुआ है, कैश को नेट कर देंगे। तो यार कितना आसान है ना अकाउंटिंग को करना, अगर करने वाले कोई हो तो, ठीक है जी। स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दो जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। कितनी कॉस्ट? ये आपने निकाली,
30 अप्रैल 2017 डिस्पोजल, ठीक है जी, लेकिन वर्किंग नंबर 1 आपने निकाला 50, ठीक है जी। तो डेबिट कर दो डिस्पोजल के अकाउंट को, ठीक है जी। स्टेप 2, इस एसेट की कंप्यूटेशन को डेबिट करो। ये खामोशी सी लग रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा नोट कर रहे हैं, नोट करने की मुसीबत भी हुई ना। 21.7 ये जनाब 30 अप्रैल 2017 को, एक मिनट, डिस्पोजल जी, वर्किंग नंबर 1 से ही ये भी निकला, ठीक है। तो क्रेडिट कर दो 21.7, 31/17 होगा नहीं ना, 30 ही कर लेते हैं जी। स्टेप 3 में कैश रिकॉर्ड करेंगे। एसेट बिका है तो कैश आया है, लेकिन 34 माइनस 1 मिनट आपको याद रहे एग्जांपल में जैसे किया था, लाल से माइनस -5 जी, 29। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? इधर ही। ओहो, मतलब लॉस आ गया। कितना लॉस है? 1 पॉइंट। अब ये ना असल में इसीलिए मैंने एग्जांपल अलग सिखाई थी, अगर ये 5 माइनस ना करें तो इस ट्रांजैक्शन में गेन आ रहा था, लेकिन डिस्पोजल कॉस्ट इतनी पड़ी कि वही नेट में तुम्हें लॉस हो गया, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को देख लें, कोई मसला है तो पूछ लें, वरना इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी जी। क्या क्या कह रहा है ये दीवाना, समझ नहीं आ रही मुझे। एक मिनट, मसला गंभीर लग रहा है आपका मुझे। मैं जरा राशि घट कर नजर ही नहीं आ रही थी पलटा में। वन पॉइंट कितना था? 3, ठीक है जी। अक्सर बच्चे थे ना फोटोग्राफर, वो फिर घर पे जाकर उनको समझ नहीं आनी थी क्या हो। जी भाई फरमाएं। हाँ जी, ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन थी, लेकिन एसेट अकाउंट चूंकि कॉस्ट बना है तो हमें कॉस्ट चाहिए, तो इसलिए ये बुक वैल्यू उन्होंने बताई थी, हमने अज्यूम्ड एसेट की निकाली ताकि इसके इक्वेट करके ये निकाल सकें, ठीक है। उससे आगे फिर इसको यूज कर लिया। 12वें सवाल में ये नहीं थी, बल्कि ये गिवन थी, इसलिए 12वें सवाल में ये भी निकालनी पड़ी थी मुझे, एडिशनल काम। तो ज्यादा अच्छा सवाल है 12वां, इसलिए पहले वो करवाया। सही है। इसके बाद है ये 31, इसको फिर छुपा लो। ये कॉस्ट चाहिए थी, निकल आई, यहां तक को मसला निकल आई कॉस्ट। अब ये वाला कॉलम छुप गया। अब आपका नॉर्मल सवाल है, 31/9 की बुक वैल्यू अवेलेबल है 1 जनवरी 17 पे, इसको 30 अप्रैल 17 तक 4 महीने डेबिट करना है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, बुक वैल्यू पे रेट लगाओ, नजर आ रहा है, इंटू 4/12। चलें आगे, पूछ लो किसने का चेन एस्टिमेट करना है, मैंने जो मर्जी हो जाए पूछ लो, जो जैसे मर्जी लंबा करते रहो इसको। इतना आसान सवाल है यार जी। ऑन 1 जुलाई 17, नेक्स्ट पे आ गया हूं मैं। हमारे साल के दरमियान में मशीन जिसकी फेयर वैल्यू, पुरानी मशीन की फेयर वैल्यू 40 थी, एक्सचेंज किया नई मशीन से, बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस और पेड, अभी पढ़ा दिया सारा, लिस्ट प्राइस न्यू की इग्नोर करनी है। ओल्ड मशीन की कॉस्ट थी 65,000 और 1 अक्टूबर पे ये खरीदी थी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1 में जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करना है। अब ये अवेलेबल है, ठीक है। कहां? ये देखो, नहीं, जाने वाले की कॉस्ट, आने वाले की नहीं, जाने वाले की कॉस्ट, ठीक है। द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65, तो 65 को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट। यहां पे लिख लीजिए डिस्पोजल और यहां पे डेट लिख लीजिए। यार ये मार्कर भी उनको देना है, 2 हो गए आपके पास, उनको देने हैं ना इंक के लिए। नहीं मजा कर रहे। 30/4 नहीं है, अच्छा सॉरी। किस दिन बेचा है? 1 जुलाई 2000, ठीक है बेटा। बेचा किस दिन है? जरा ट्रांजैक्शन को दोबारा एक बार पढ़ ले, मेरे ख्याल से आप लोग, है ना, समझ नहीं आ रही आप लोगों को, लेके आए इधर। यस सर, आगे से यस सर भी कर रहे होते हैं, मतलब क्या समझने वाली बात है इसमें। ऑन 1 जुलाई 17, हमारे साल में 1 जुलाई 17 पे क्या हुआ है? अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40 ऑन दैट डेट, एक मशीन जिसकी उस दिन फेयर वैल्यू 40,000 थी, वाज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन। ये मशीन हमने एक नई मशीन के अगेंस्ट एक्सचेंज कर ली, ठीक है। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू चेक ऑफ 80,000। बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने समझाया था, 50,000 का आईफोन लिया, 3,000 में आपका अगर उन्होंने 3310 रखा है, तो बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस कितना है? 47,000, वो आप पे करते हैं, ये वो लिखा हुआ है। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस, नए एसेट की परचेज प्राइस जो बैलेंस था वो फिर आप पे करते हैं ना, पुराना एसेट देकर, ठीक है। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 80, ठीक है। द लिस्ट प्राइस यानी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू मशीन वाज 130 एंड द ओल्ड मशीन वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65 ऑन 1 अक्टूबर 15, ठीक है। अब ये पुराने की डेट ऑफ परचेज, ये पुराने की कॉस्ट है अगर डाटा सीधा करें तो, और ये पुराने की, यानी आप सवालों के अंदर आपको ऐसे डाटा लिखा मिलता था ना, ठीक है। ओल्ड एसेट, कसम से अंग्रेजी है सादी, किधर जाऊं मैं।
जो मर्जी कर लें, एस्टीमेट चेंज मैंने करा के भेजना। कॉस्ट है पुराने की 65 और इसकी अकोमोडेशन तो मुझे अभी नहीं पता, निकालनी पड़ेगी वर्किंग करके, ठीक है ना। जो डेटा गिवन है सिर्फ वही लिख देते हैं। उसके बाद इसकी डेट ऑफ परचेज गिवन है 1 अक्टूबर 15, ठीक है जी। उसके बाद इसकी फेयर वैल्यू है डेट ऑफ एक्सचेंज पर 40। उसके बाद न्यू एसेट जो है उसकी फेयर वैल्यू जो हमारे पास 130 गिवन है, ठीक है। और कैश पेड और न्यू एसेट जो है वो आ रहा है 80। ये डाटा ऐसे गिवन होता था। अब हमने कहा था जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो आपने ओल्ड की फेयर वैल्यू को इग्नोर कर देना है, न्यू की फेयर वैल्यू इग्नोर कर देना, ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव करना है। तो यही काम मैंने जरा क्योंकि 2 दिन से सिखा रहा था तो डायरेक्ट करने की जसारत कर ली थी, ठीक है जी। तो ये डेटा है जी आपके सामने, अगर इसमें आपको मसला है तो बताएं। ये सवाल है, ठीक है। चल हाँ जी, अब इस एसेट को क्रेडिट कर दिया, पुराने एसेट को क्रेडिट कर दिया, डिस्पोजल अकाउंट में वो डेबिट होगा, ठीक है। स्टेप 2, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 15 से 16, हाँ सही है मेरे ख्याल में। तो यहाँ से करें वर्किंग तो काम चल जाएगा, है ना, ऊपर वाली वर्किंग पूरी हो जाएगी। चलें जी, वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, इसकी हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, ऐसे ही है, कॉस्ट तो इसकी है मौजूद, ठीक है। तो किस दिन खरीदा था जी हमने, 1 अक्टूबर 2015 पे। कॉस्ट क्या थी जी इसकी 65, ये रुपीज इन थाउजेंड ही चल रहा है। मैं जान के लिख रहा हूँ, वर्किंग में जरूरत नहीं होता, लेकिन जरा आपको जरा क्लियर रहे कि वहां पे परसेंटेज पे रुपीज में आए थे, यहाँ पे रुपीज ही गिवन, ठीक है। नेक्स्ट, पहला ईयर एंड इसका हुआ 31 दिसंबर 15। डेप्रिसिएशन के लिए 65 इंटू 15% इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। ये 3/12 एंड वालों को नजर ना आए तो 3/12 जी, 2.4 बस 4। नेक्स्ट, बुक वैल्यू बताओ 62.6। उसके बाद 31 दिसंबर 16 आया, डेप्रिसिएशन 62.6 का 15% 9.4। बुक वैल्यू बताओ 53.17। कैसे हो सकता है, बंदे बन जाओ फिर। उसके बाद 17 वाला साल एंड नहीं हो पाया, ऐसे ही है ना। ये 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू है, यूज करते होते हैं ना इसको भी, या कम जनवरी 17 की जो हो गई, ठीक है, ओपनिंग बुक वैल्यू है। इस साल या कम जुलाई, चलो लिख दे, 30 जून भी लिख सकते हैं। डेप्रिशिएट करना है इसको 53.2 इंटू 6/12 बेटा, या कम जुलाई है ना, तो 30 जून तक डेप्रिशिएट करना है। 4 एग्जैक्ट 4 बस, ठीक है 3.9 को 4 कर लिया, अच्छी बात है। बुक वैल्यू 49.2, ये जनाब हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। और हमें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 65 माइनस, रिपीटेडली एक काम उस्ताद से करवा रहे हैं बस, खुद कुछ नहीं करना, निकम्मे निकट्टू सुस्त लोग। स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेशन को डेबिट करें। 30 जून नहीं लिखना, जब कम जुलाई लिख लें, अब एक जगह लिखा हुआ है तो जी। और इसको डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट लिख देना है, वर्किंग 2। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मुफ्त के नंबर है, ठीक है। 15.8 जी। कैश रिसीव हुआ है या चलो बाद में चलते हैं। अगला स्टेप क्या होता है जी, एसेट अकाउंट पुराना गया, एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट निकल गई, एक्यूमुलेशन अकाउंट में से प्रोडक्शन निकल गई, डन हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, नए एसेट का आना रिकॉर्ड करें, नए एसेट का आना रिकॉर्ड करें। तो आने वाला एसेट जब जुलाई 17 में लिखेंगे यहाँ पर डिस्पोजल, क्योंकि इसने हिट करना है इधर जाके, पर है ये दरअसल क्या, एडिशन, बता दिया था आपको, ठीक है जी। अब ये नए एसेट की कॉस्ट पर हमने इसको डेबिट करना होता है। अब नए एसेट की कॉस्ट 130 नहीं है, 130, लेकिन 120 कहाँ है, सवाल में तो लिखा हुआ नहीं है। तो ये 40 और 80 प्लस करके एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन हो तो ओल्ड की फेयर वैल्यू लेनी है, न्यू की इग्नोर। ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड, गॉट इट। तो यहाँ पे आपने आकर लिखा 40 प्लस 80। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा रहा था कल से, ठीक है। अभी तो 2 सवालों के अंदर ये आ गया, ओके जी। पास पेपर के 2 सवालों में आ चुका है, एक अभी वो बी पार्ट जो आते साथ करवाया था, और ये, और इससे आगे भी आता रहेगा जी। दोनों की फेयर वैल्यू देगा, वेरी सिंपल, ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड, ठीक है जी। इसको डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो, यहाँ पर भी एसेट ही लिखा होगा, लेकिन दरअसल ये न्यू है। हाँ माजरत, यहाँ पे मशीन लिखना चाहिए था, जहां जहां मैंने लिखा है, अब माफी दे दो, ठीक है। मशीन लिखना चाहिए, आप कहोगे रिक्वायरमेंट है सर, माफी नहीं है, मशीन को जरा मैक, ठीक है जी। हाँ जी, 3 स्टेप हो गए। 4th स्टेप क्या है, कैश पे हुआ है, रिसीव हुआ है, पे हुआ है, तो कैश पे हो तो कैश क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दें, यकम जुलाई 17 में। अब इसमें अगर कैश पे हो रहा है और डिस्पोजल कॉस्ट आती, तो मैंने ये कहा था कि कैश पे कितना हो रहा है, इसमें प्लस करते,
प्लस करते अगर डिस्पोजल कॉस्ट होती तो, लेकिन वो है कोई नहीं, ठीक है ना। इसलिए कि बेटा ये कैश भी पे हो रहा है और वो कैश भी पे हो रहा होता है, पेमेंट वाली साइड बढ़ जाती है ना। वहां पर तो क्या मसला था, 34 आ रहा था, 5 जा रहा था, नेट किया। यहां पर 80 जा रहा है और अगर डिस्पोजल कॉस्ट है तो वो भी जा रहा होता, तो जाने वाले को साथ जाने वाले को जोड़ देते हैं और आने वाले में से जाने वाले को नेट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये कॉमन सेंस की बात है, कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है इतना हैवी किस्म का, समझ नहीं आई इस बात की। अल्लाह करेगा किस सवाल में वाइकअप डाल देगा, आज तक डाला तो नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको बता दिया मैंने जी। हम किसी टेस्ट में डालेंगे जी 80। हाँ जी लॉस है अल्हम्दुलिल्लाह। शान मसाले जी 9.2। ठीक है, अब एक्सचेंज फिर थोड़ा सा करवा के बाकी होमवर्क दे दूंगा। नो सर ना कहना, यस सर, ये होती है बात जी। बेटा अब रह क्या गया, वर्किंग नंबर 3 है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। मेथड कौन सा है, तो मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल चाहिए 800 माइनस 300, ठीक है, 800 माइनस 333, ये आगे सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स, एक ये 31 पॉइंट गिवन था, किधर के भाई गिवन वाला, ये गिवन था आपने पूछा था ना, तो ये उठा लेते, पर ये वर्किंग सारी क्यों की, कॉस्ट भी तो चाहिए थी ना, ठीक है जी। माइनस 31 पॉइंट, इसके साथ मैंने कोई वर्किंग का रेफरेंस भी नहीं दिया, ये मैंने नहीं कैलकुलेट की, तो ये सवाल ने दी हुई थी, ठीक है, लेकिन कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की तो उसके साथ रेफरेंस मैंने दिया हुआ। आगे बढ़े जी, दूसरा डिस्पोजल ये आपने खुद निकाली है 53.2 ओपनिंग बुक वैल्यू, तो इसके साथ रेफर कर देना, फिर 53.2 ये आप वर्किंग नंबर 2 रेफर कर दो, ठीक है जी। जी बेटा इंटू 15% जी 57.3। एडिशन तो है ही कोई नहीं, है ना, और ये एक्सचेंज में नया से नहीं आया है तो सही, और कैसे होगा एडिशन। 120 रुपए कॉस्ट है, पहला साल है, 15% रेट लगाओगे और 1 जुलाई को आया है तो 6/12 9 पूरा 9। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स, अब वर्किंग 1 से 1.6 लो, वर्किंग 2 से 4 लो, वर्किंग 1 से 1.6 और वर्किंग 2 से 4 और टोटल करो 70 नहीं, अब इसका टोटल बताए ना, इसका 9 कैसे, अच्छा ठीक है, क्योंकि हम एक डेसिमल चल रहे हैं ना, यहाँ राउंडिंग नहीं किया, सिर्फ एडिशन किया, यहाँ पे राउंडिंग नहीं, कैलकुलेशन में तो पहले कर लेते राउंडिंग, ठीक है। ले जी डेप्रीसिएशन की एंट्री करा दो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 71.9 31 दिसंबर 17 पे, वर्किंग 3 का रेफरेंस दे दो और 31 दिसंबर 17 पे कैरी डाउन निकाल लो। अब 31 दिसंबर 17 पे कैरी डाउन निकाल लो, इधर 367.4। यार बड़े दिन हो गए हैं, एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाए। पीएनएल में क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मशहूर जमाना 70 कितना निकाला अभी 71.9, डिस्पोजल क्रेडिट पीएनएल डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट पीएनएल दोनों ही लॉस है, तो एक ही लाइन में लिख दो, गेन अलग लिखते लॉस को अलग लिखते, एक ही लाइन में लिख दो, ठीक है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल्स 1.3 प्लस 9.2 जी 10.5 भी लॉस है, रुपीज इन थाउजेंड में एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश टैक्स में नॉन करंट एसेट्स में मशीन्स नजर आएंगी और बुक वैल्यू पे नजर आएंगी 803 माइनस, हाँ वही बताओ ना फिगर 367.4। बस ये पूरी कहानी का लुक है, आप पीएनएल बैलेंस शीट में सिर्फ इतना सही जाएगा। एक्सट्रैक्ट्स भी बड़े दिन हो गए थे, मैंने कहा जरा भूल ना गए वहां जी। भाई एंट्रीज भी करा दूं, क्लास के बाद आ जाना। नहीं उसने कहा था, ऊपर लिखा था, मैंने स्टार्ट में पढ़ाया है, उसने कहा था कि लेजर बनाओ फलां फलां, तो गेन लॉस का भी लेजर बनाओ, तो बना दिया ना लेजर, डिस्पोजल का लेजर ही गेन लॉस निकालता है। हाँ 10 मिनट बड़े हैं, छेड़ के भेजना आपको है जी। स्टूडेंट बोलो कौन था, हु इज, कौन है, ऑल इज। देखो जी यहाँ पर मैंने आपको काम करवा दिया हुआ है ना, ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनमें तो आपको बताइए अक्सर मैं खुद चीजें सही कराता हूं, यार इसको ऐसे कर लो, यार ये ऐसे समझ लो, असल में बुनियाद है ये, इनसे फिर जाते पास से मैं सीख के कुछ चीजें सीधी कर लें, हाथ सीधा करके ना। जैसे अब ये देखें, मैं आपको शुरू करने लगा हूं, ये करवा दिया ना, ये चेंज इन एस्टीमेट एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इसका भी हमारे उसमें सारे सिलेबस के अंदर, लेकिन सीखेंगे यहाँ छोटे छोटे सवालों से।
मैं बताता हूँ भाई नंबर, उसके बाद एसेट को बुक वैल्यू ऑफ एसेट अकाउंट को बनाना सीखेंगे कल इंशाल्लाह। ये उसके अभी यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, आगे भी यूज नहीं होगा, चलते यहाँ तक कि हम कैश फ्लो और एनपीओ के टॉपिक्स में आ जाएंगे, इनके इसके बगैर चल ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना। तो सीख यही लेंगे कि चल रहा होता है काम, ओके। तो ये मैंने आपको कल करवा देना, अगर आप गौर फरमाएं तो सबसे ज्यादा फेवरेट चीज यही है आईकर की। हर सवाल के अंदर ये, कोई सवाल जब से ये सिलेबस में आया है, कोई सवाल इसके बगैर आपको IAS 16 का नहीं मिलेगा। एडिशन, डिस्पोजल, एक्सचेंज सब कुछ होता है, लेकिन ये तो लाजमी होता है, ठीक है ना। तो इसका इंतजार में मेरे ख्याल में कल का दिन इसकी ये वाली बुनियाद में डाल दूंगा, शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट दे दूंगा, और परसों से रिवैल्यूएशन ही होगी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप आज और कल के दिन में कर लें जिनकी पेंडेंसीज हैं खत्म, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर ना कहना बताया नहीं, और छोड़ो यार, चलो गपशप लगाते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ आज पढ़ा के, बैठ के स्कूल से हैं, बस थोड़ी गपशप लगानी है। मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कोई स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बताओ जरा मुझे, ऐसे ही दिल कर रहा है मेरा। यार एक सवाल मैंने और भी करवाना था। पास पेपर 1 आपका होमवर्क है, लिख लें। पास पेपर 1 होमवर्क है आपका, पेज नंबर खुद ही देख लेना, मुझे जाना पड़ेगा। 216 पे पास पेपर 1 है। इसको इंट्रो में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, मैंने तो करवाना है, लेकिन जरा आप तो खुद को चेक करें, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए। कुछ बच्चे सोचते हैं यार इंट्रो भूल गई है, पता नहीं हमारे कॉन्सेप्ट वीक है, सर कह रहे थे वही तो नहीं है हम। ऐसा कुछ नहीं है, सब आता है आपको, लेकिन इसको ट्राई करिएगा। देखें पासिंग मार्क्स है 50%, यानी आधा सवाल सही हो जाए तो आपका पर्चा पास हो जाता है। तो इस सवाल को मैंने तो आपको कॉस्ट डिटर्मिनेशन, वो जो कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं एसेट की, वो तो अभी मैंने तो नहीं ना पढ़ाया। इंट्रो में आपके सिलेबस में जरूर है, मैंने तो नहीं ना पढ़ाया, मैंने तो थोड़ा सा आपको पढ़ाना है, उसको रिवाइज तो करवाना है थोड़ा सा। तो जरा चेक तो करें आप कि क्या है आपके सामने, आपके पास इस वक्त। तो पास पेपर 1 आपका अच्छा एक तरह का टेस्ट है जो कि होमवर्क में। अच्छा जी, मैंने आपको पहले दिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या भला? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। मेरा सवाल, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकालते हैं वो एब्सोल्यूट एग्जैक्ट फिगर होती है या एस्टिमेटेड फिगर होती है? आप लोगों ने इंट्रो में चेंज इन एस्टिमेट पढ़ा तो नहीं हुआ? तो 2 मिनट भी बहुत है। चलें खैर हम तो करेंगे ही इसको, लेकिन अच्छा है जरा पास पेपर 1 के साथ ये सवाल होमवर्क में जाने थे, जरा मैं तसल्ली से दे सकूंगा होमवर्क में। मैंने करवाना होता है ये काम, आपको कुछ भी माफी नहीं मिलेगी, लेकिन एक स्टेप आगे आप चल रहे होते हैं। सुने मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। सुने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो फॉर्मूला है, इससे जो आंसर निकलता है डेप्शन का, वो एक एस्टिमेटेड फिगर होती है, क्योंकि इस फॉर्मूला में यूज होने वाली सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो एग्जैक्ट है, वो कॉस्ट है। उसके अलावा सब ही क्या है? जैसे आपने एस्टिमेट किया कि लाइफ के एंड पे आपको एक एसेट जो है वो इतने रुपए दे देगा, अब अंदाजा है इट मे चेंज, यानी आपने एक एसेट की यूजफुल लाइफ अज्यूम की कि 5 साल के एंड पे मैंने इसको बेच देना। यूजफुल लाइफ बताया था ना आपको, जो आपकी नियत है, ठीक है। अब 1 साल ही गुजरा था, दोनों भाइयों ने बाइक निकलवाए, नवे CD70। इन्होंने सोचा 5वें साल के कितने का आ रहा है आजकल? वैसे थोड़ी महंगाई की शरह काबू में तो आई, अल्लाह हमारे मुल्क के हाल बयान नहीं कर दे जी। इधर देखें जी, 150 का आया, उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह 5वें साल के एंड पे ये हमें 70,000 तो दे ही जाएगा रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अब 1 साल गुजरा, ये जो मेरा दोस्त है KPK वाला, ये मेरी तरह ही है, जंप देख के और तेज कर देता है, कभी कभी एक टायर पे भी चला लेता है, और वर्कशॉप का तो मुंह दिखाया ही नहीं ना। और ये कितने ऐसे शरीफ आदमी हैं, ये तो मोटरसाइकिल से पूछता है चला लूं, तेज कर लूं, जंप को दूर से देख के बिल्कुल स्लो कर लेता है, सुबह सवेरे उठ के टाकी लगाता है, इस पे हर महीने वर्कशॉप पे लेके जाता है। अब 1 साल गुजरा तो करना शुरू कर दो फिर, ठीक है, तुम्हारी तबीयत के साथ मैच यही करता है, ठीक है। अब मैं ये बातें कहूं तो फिर मुझे तो नहीं ये सूट करता ना। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड से आदमी लगते हैं, मुशरीफ नफ्स से ऐसे। अच्छा सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह माफ करे कुछ, तबीयत की बात कर। अच्छा सुनो, अब 1 साल गुजरने पर इस वाले बाइक को देखकर ये खुद ही कह रहा होगा इसका तो 70,000 कहाँ, क्योंकि तो मतलब ये तो शायद 5वें साल तक बचे भी ना, उससे पहले ही टायर अलग पड़े हो, टंकी अलग पड़ी हो। और इसके बाइक को देखकर देखने वाले कह रहे हैं भाईजान महंगाई इतनी हो गई है, ये बाइक तो बाद में उल्टा बहुत महंगे हो जाए, तो तुम्हारे वाले को तो उल्टा लाख मिलेगा। अब ये क्या था, क्योंकि ये एक एस्टिमेट है, तो एस्टिमेट मतलब अंदाजा। एस्टिमेट क्या है? अंदाजे को कहते हैं ना। अंदाजे तो चेंज हो सकते हैं, एक एसेट की लाइफ के दौरान आपने एक अंदाजा लगाया 5 साल के एंड पे ये मिलेगा, तो लाइफ के दौरान उस अंदाजे में चेंज आ सकती है। ऐसे ही यूजफुल लाइफ भी एक अंदाजा है, यूजफुल लाइफ भी एक अंदाजा है। जैसे अभी ये सोचा था 5 साल बाद ये एसेट हम खत्म करेंगे इस्तेमाल करना, तो ये तो हो सकता है पहले साल के एंड पे कहे नहीं अभी 5 साल और चलाएंगे, नवा नकोर ही है। और ये भाई कह रहा है नहीं यार साल और चल जाए तो बड़ा कमाल है इसका, बस कैफ करा जाए मेरा, ठीक है, PRC में लिया था ना, बस कैफ हो जाए मेरा इसके ऊपर, उसके बाद नया लेना ही पड़ेगा। तो अगेन दिस इज एन एस्टिमेट, यूजफुल लाइफ इज एन एस्टिमेट। अंदाजा था इतने साल इस्तेमाल करेंगे, और अंदाजा है तो इट मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट। एक और चीज भी अंदाजा है, वो है डेप्रिसिएशन मेथड।
डेप्रिसिएशन मेथड भी एक अंदाजा है। मैंने आपको पहले दिन ये बात की थी, याद हो अगर आपको, कि स्टैंडर्ड की गाइडेंस है मेथड सिलेक्शन पर, कि मेथड डिडक्शन का वो सिलेक्ट करो जो डिडक्शन एक्सपेंस उस पैटर्न का दे जिस पैटर्न का बेनिफिट एसेट से आ रहा है। तो अगर मैंने ये देखा कि जी मिसाल के तौर पे मैंने एक मशीन ली है, ठीक है, मेरी मशीनों की लाइफ नॉर्मली, मशीनों की ट्रेंड क्या होता है, उससे बेनिफिट आने का डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो मैंने कहा यार मशीन से आने वाला फायदा तो हर साल कम होना है, तो मेथड लगा देते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, मेथड कौन सा लगा लेते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस। अब 2 साल गुजरे, एसेट हुआ जापानी एसेट था, जापानी ऐसा जबरदस्त एसेट बनाया हो, तो वो तो बेहतरीन चल जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट, एवरीथिंग बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो हमने कहा यार लगता है हमसे गलती हो गई एस्टिमेशन करने में, रिड्यूसिंग बैलेंस सही नहीं, इसको तो ऊपर स्ट्रेट लाइन ही जचता है। दिस इज ऑल्सो एन एस्टिमेट। मेथड सेलेक्ट किया था, एक अंदाजा लगाया था कि हर साल फायदा कम होता जाएगा, आगे चल के लगा नजर आ गया कि नहीं फायदा कम नहीं हो रहा, हर साल बराबर है, तो भाई अंदाजा था बदल लो, अंदाजा है तो बदल लो। तो ये अकाउंटिंग भी इसकी सीखते हैं, इसको कहते हैं चेंज इन एस्टिमेट। सिर्फ इस टॉपिक के अंदर ही नहीं एस्टिमेट हम लगाते, हम अकाउंटेंट्स बेतहाशा एस्टिमेट्स लगाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और जब भी उनमें कभी चेंज आए तो जिस साल में चेंज आए सिर्फ उस साल को हम सही कर लेते हैं, जो पहले हुआ सो हुआ, उस पर कोई पकड़ नहीं है। अपनी जजमेंट, अपने बेस्ट जजमेंट लगा के हमने अंदाजा लगाया होता है, तो हमारे पास में था वो हमने किया होता है, इसलिए जो हो गया सो हो गया, उसको कुछ नहीं कहते। चेंज इन एस्टिमेट को हमने हमेशा प्रोस्पेक्टिवली डील करना है। मैंने अल्फाज बोले, एक स्टैंडर्ड है हमारा FAR 1 के सिलेबस में, IAS 8, जबरदस्त स्टैंडर्ड है, मेरा फेवरेट स्टैंडर्ड है, और ICAP ने इस बार धोखा दिया, उसमें से टेस्ट नहीं किया। तो अब आपके अटेम्प्ट के अंदर तो ये हॉट स्क्वायर क्यूब फेवरेट हो चुका हुआ है इस वक्त, सिर्फ हॉट फेवरेट नहीं है ये, ठीक है, हॉट स्क्वायर क्यूब फेवरेट हो चुका हुआ है। तो उस स्टैंडर्ड के अंदर आप देखेंगे एस्टिमेट चेंज जिस साल में है आया है उसी साल में सही करते हैं, उससे एस्टिमेट जितने भी हम लगाते हैं उनमें कोई चेंज आ जाए तो जो हो गया भाई कुछ नहीं कहना उसको, जिस साल में चेंज आ गया उसको उससे ऑनवर्ड्स को सही कर लो। लेकिन वहां पर हम आगे साइड में पढ़ेंगे, अगर पुराने किसी साल का एरर पकड़ा जाए उसको सही करना पड़े, या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है बताऊंगा, वो चेंज करनी पड़े तो लग पता जाता है, मुसीबत पड़ जाती है। जहां कहीं से चला आ रहा है वो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी सही करके लाना पड़ता है। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली इसको कहते हैं अप्लाई करना या रीस्टेट करना। इंशाल्लाह ये सेट में पढ़ेंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा था आपको कि अगर एस्टिमेट चेंज आए तो जिस साल में आए बस उसी को छेड़ना है, जो पहले हुआ सो हुआ, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चेंज इन एस्टिमेट फिर क्या हुआ, चेंज इन एस्टिमेट मैं बस फॉर्मूला लिखूंगा आज और कुछ भी नहीं करूंगा। इसकी तरीका क्या होता है जब एस्टिमेट चेंज हो जाए, तो बाकी तो फिर आपने पता नहीं कोई ऐसे ही टकरे टुकरे मार के आना है। इंशाल्लाह फिर जब मिलेंगे कल तो हमारी बात ही यही हो रही होगी। एक पास पेपर 1 आते साथ करूंगा, फिर ये पहला हाफ जो पहला पार्ट होता है उसमें यही काम चलेगा, फिर दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह एसेट अकाउंट बुक फाइल पे बनाना सिखा दूंगा, चाहे ऐसे ही आखिर 10 मिनट में हो, क्योंकि आप लोगों ने तो कुछ करना होता है ना घर जाके। तो ये आप मेरे से एक कदम आगे चलते हैं ना, ये मेरे लिए बड़ा बायस इफ्तिखार होता है। उस्ताद और वालिद जो है वो आपकी कामयाबी पे खुश होते हैं, इसलिए आप मेरे आगे चले, मुझे खुशी होगी। आप मेरे से पहले सारा सिलेबस करते जाएं, मेरे से पहले हर काम कर लिया करें। ओए जिंदगी सुकून में रहे मेरी। ज्यादा होगी बात, ज्यादा होगी। ऐसे करते हैं बच्चे, इंशाल्लाह करके दिखाना है आप लोगों ने, बेशर्मो। चेंज एस्टिमेट, फॉलोइंग एस्टिमेट्स may change ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। तो 3 अदद एस्टिमेट्स हैं अभी तक मैंने बताया। एक क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन मेथड, वो रेट किस वजह से चेंज होता है वैसे, बाय द वे किस वजह से रेट चेंज हो सकता है आपके ख्याल में? है जो ना यार, जिससे पूछ रहा हूँ बता दो, पता छुट्टी है, कॉस्ट तो बदलती नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रेट किस वजह से बदल सकता है, क्या चीज बदले तो रेट बदल जाएगा? जो रेट निकाला उसमें चेंज कब आएगा? जब लाइफ चेंज हो जाए या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए। तो लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू चेंज होना तो पहले लिख चुके हैं ना कि वो एस्टिमेट चेंज कैसे होता है, तो वही चेंज, मसला वही, रेट ही चेंज होगा ना। इनके रिड्यूसिंग बैलेंस लेट से लाइफ बदल गई तो आपको फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा ताकि आप रेट निकाल सको दोबारा। ठीक है, अच्छा अब जिस दिन चेंज आना है उस दिन क्या करना है आपने, यानी कि जब चेंज आए, जिस साल में चेंज आए तो उस साल से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप बुक वैल्यू निकालेंगे, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज माइनस कर देंगे इसमें से रिवाइज्ड बुक वैल्यू। यानी कि अगर बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है तो सॉरी रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू, अगर रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो गई है तो रिवाइज वाली ले लोगे, नहीं तो वही चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिवाइड करोगे इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। मैंने सिर्फ इसलिए तेजी दिखाई है थोड़ी सी कि आप लोगों ने ये मुंह से कह दिया था कि हमने इंट्रो में किया हुआ है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, मैंने तो अपने तरीके से कराना भी है ना। अब किसी ने किसी तरह से किया, किसी ने किसी तरह से किया, मैंने पहले भी अर्ज किया क्लास में कई तरीके हैं, सारे तरीके सही पर कई तरीके नहीं चल सकते, तो इसलिए हम हर चीज इंट्रो वाली जो भी यूज होगी रिवाइज करके लाते जरूर है, एक तरतीब पे ले आते हैं। तो आपको क्या लगता है मैं ये कल सवाल आपको नहीं कराऊंगा? कराऊंगा ना। अब तो थोड़ा सा ट्रस्ट तो आप पैदा हो गया ना, हफ्ता गुजर गया कि जो होमवर्क होता है, इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से जान मार के, जो अनसीन जिनका सोल्यूशन नहीं है ना, वो सबसे खूबसूरत सवाल है, वो करके आने हैं। कल अगले दिन जब मैं करूंगा और वो सही होंगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो वैसे नहीं मिल सकता। ठीक है, इतनी मोटिवेशन गल कर रहे हैं, होमवर्क ही देना उन्होंने। 44, 45, 46 चुप, 47,
48, पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर 158। अच्छा आप सुनो, वो जो पास पेपर है ना, उसके बारे में मैंने मिनट्स नहीं बताया। अब वजह क्या है, बड़े हो गए आप, पास पेपर के ऊपर मार्क्स लगे हुए हैं ना, मार्क्स इंटू 1.8 करके आपने उस टाइम में खुद को मैनेज करना है कि आप उस सवाल को कर लें। मार्क्स इंटू 1.8, ये वाले सवाल जो हैं ये आप कर लें 2.5 मिनट्स ईच। ये ज्यादा बता दिया टाइम, छोटे छोटे सवाल हैं, सिर्फ डेफिसिट एक्सपेंस निकालना है। तो ये जनाब आपके अच्छा नहीं लग रहा वैसे, 2.5 से क्या करो, 2 मिनट ही कर लो, 2 मिनट ईच, ठीक है। बेटा मैंने मशवरा नहीं मांगा, फजूल ना बोला करो, मसखरे बनते हो, गुस्सा चेक कर रहे हो, ध्यान किया करो। 1 2 3 4 5, तो 10 मिनट में ये क्वेश्चन कोशिश करके कर लीजिएगा। रिवीजन है ना, नहीं होंगे तो 12 में हो जाएंगे, 13 में हो जाएंगे, 14 में हो जाएंगे, कोशिश करनी है। और पास पेपर मार्क्स इंटू 1.8 कर, ठीक है। कुछ कम पढ़ा माजरत है, जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।